जयराम जी के साथियों, हमारे YouTube चैनल आगे की सोच में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। यह चैनल राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर परिचर्चा करने के लिए बनाया गया है और आज इस परिचर्चा में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। हम एक ज्वलंत कहावत से अपनी परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंत लगाकर बगीचे की लकड़ियों को काटा जाना ही इनका प्लान है, इनका उद्देश्य है। लेकिन हमको और आपको हरा भरा बगीचा चाहिए, फलदार वृक्ष लगे होने चाहिए, स्वच्छ और सुंदर साफ हवा चाहिए। तो उसके लिए हमें और आपको कुछ नहीं करना है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, जागते रहना है। अभी आप जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार इधर 10 दिनों से देखते आ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सेकंड लीडरशिप है उसे खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान दिलाने वाले वो नेता, पार्टी की रीढ़ जिन्होंने पार्टी को सींचकर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया जिससे में कि नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग आज पार्टी की पहचान बने हैं। तो आडवाणी जी हुए, शिवराज जी हुए, रमन सिंह, वसुंधरा राजे जी, अभी के लीडरशिप में जो सबसे वरिष्ठ हैं यही लोग हैं। इन्हें भी पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। दरअसल इसके पीछे उनका उद्देश्य अपनी सेकंड लीडरशिप जो है, सेकंड लाइन की जो लीडरशिप होती है उसे तैयार करना है। वो अपने फार्म को, अपने बगीचे को तैयार कर रहे हैं। उनके बगीचे को बहुत ध्यानपूर्वक हमें और आपको देखना है। उनका यह जो बगीचा है इसमें फल तो वही आम और कटहल के लगे हैं जो पहले इनके वृक्षों पे लगा करते थे। इनका पेड़, इनका फल वही है। दरअसल अब यह अपने बगीचों के चारों तरफ फुलवारियां भी लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिनमें विभिन्न तरह के रंगीन रंगीन फूल और फल खिलेंगे। और समय समय पर इन फूलों की छटाई के लिए उन्हीं बगीचे की लकड़ियों को काटा जाएगा। दुर्भाग्य यह है उन बगीचों को जिन्हें काटा जाएगा उन्हें उन्हीं बगीचों के बीच की किसी एक लकड़ी से कुल्हाड़ी बनाकर ही काटा जाएगा। बस यही इनका प्लान है। अभी जो मध्य प्रदेश में इन्हें एक यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, वह इसलिए बनाना पड़ा कि विपक्ष द्वारा लगातार, खास तौर से हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी द्वारा लगातार पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के लिए जो न्याय और सामाजिक भागीदारी की जो बात की जा रही थी, जातिवार जनगणना की जो बात की जा रही थी, उसका असर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछड़े और दलित चेहरों को भी आगे कर रही है। आखिर इनके जो पिछड़े और दलित चेहरे हैं, क्या यह वाकई दलित और पिछड़े समाज से सरोकार करते हैं या रखते हैं? तो उसकी अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, उसके आंतरिक चीज़ों में जाएंगे, गहराई तक उतरने का प्रयास करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इनकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं संघ की शाखाओं से है। संघ की शाखाओं में जो है दलित और पिछड़े समाज के जो स्वयंसेवक रहे हैं, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है, कई वर्षों तक अपनी वफादारी को साबित किया है, उन्हीं को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही है। इससे उनको अपना ही एक, अपने ही बीच का एक
संघ का साथी, वफादार, ईमानदार व्यक्ति मिलता है। दूसरा चीज, समाज में एक संदेश भी चला जाता है कि मैंने फला 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 जाति को प्रमुख चेहरा बनाया है। जहां तक इनके मूल वोट बैंक की बात करें तो जो श्रमण वर्ग है, क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया, मूल रूप से इन्हें भाजपा यह बताने में कहीं न कहीं सफल रहती है कि आपकी ही सरकार है, आपकी ही पार्टी है। खैर, लोकतंत्र की बात करें तो भाजपा स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ा दल है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो संघीय ढांचा जो है भाजपा का, वो कि उसकी केंद्र बिंदु किसी एक व्यक्ति पर जाकर टिक जाती है। तो संगठन में लोकतंत्र है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। रही बात जो अभी लगातार चुनाव और जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे भी हमें और आपको यह सीखने और समझने की जरूरत है कि क्या वो जो पिछड़ा समाज का जो व्यक्ति आपके सामने लाया जा रहा है, क्या वो पिछड़े समाज के दुख और दर्द को समझ सकता है या जानता है, या फिर उसकी पृष्ठभूमि ही जो है कहीं न कहीं संघ की विचारधारा की रही है, तो पिछड़े समाज के दुख दर्द को इतने दिनों तक देखा नहीं, झेला है, न समझ पाता होगा। वही हाल दलित और आदिवासी समाज के भी है। अब हम बात करते हैं, संगठन की बात करें तो भाजपा का संगठन मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा संगठन है। भाजपा का संगठन जमीन स्तर पर काम करता है, वहीं विपक्ष पार्टियों का संगठन चुनावों के वक्त जमीन पर उतरता है, जिससे उन्हें कहीं न कहीं सरकार है, आपकी ही पार्टी है। खैर, लोकतंत्र की बात करें तो भाजपा स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ा दल है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो संघीय ढांचा जो है भाजपा का, वो कि उसकी केंद्र बिंदु किसी एक व्यक्ति पर जाकर टिक जाती है। तो संगठन में लोकतंत्र है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। रही बात जो अभी लगातार चुनाव और जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे भी हमें और आपको यह सीखने और समझने की जरूरत है कि क्या वो जो पिछड़ा समाज का जो व्यक्ति आपके सामने लाया जा रहा है, क्या वो पिछड़े समाज के दुख और दर्द को समझ सकता है या जानता है, या फिर उसकी पृष्ठभूमि ही जो है कहीं न कहीं संघ की विचारधारा की रही है, तो पिछड़े समाज के दुख दर्द को इतने दिनों तक देखा नहीं, झेला है, न समझ पाता होगा। वही हाल दलित और आदिवासी समाज के भी है। अब हम बात करते हैं, संगठन की बात करें तो भाजपा का संगठन मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा संगठन है। भाजपा का संगठन जमीन स्तर पर काम करता है, वहीं विपक्ष पार्टियों का संगठन चुनावों के वक्त जमीन पर उतरता है, जिससे उन्हें कहीं न कहीं संगठनात्मक जो ढांचे हैं, संगठनात्मक जो प्रक्रिया है, जो संघर्ष है, वो जमीन पर लड़ाई में कहीं न कहीं उन्हें पीछे होना पड़ता है। वहां भाजपा काफी मजबूत है। अब बात राजनीतिक परिवेश की करें तो जब भाजपा कोई चुनाव लड़ती है तो वह उम्मीदवार पर बड़ा मंथन करती है। अगर उन्हें लगता है कि उनका उम्मीदवार जिताऊ नहीं है, तो जो जिताऊ उम्मीदवार है, चाहे वो जिस भी दल का हो, किसी भी तरीके से वो उनके साथ शामिल हो जाता है, और वो शामिल करने में उसमें सफल हो जाते हैं। हम उसकी गहराइयों तक आप समझ सकते हैं, वो किसी न किसी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाने में सफल रहते हैं। वहीं इन सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जो विपक्ष के दल हैं, कांग्रेस आदि जो है, पीछे रह जाते हैं। और खर्चा पर्चा चर्चा की जो बात करें तो इसमें भाजपा अन्य दलों से बहुत आगे है। जातिगत समीकरण साधने में भाजपा बहुत आगे है। जहां विपक्षी दल अन्य जाति के लोगों को भला बुरा कहते हैं और अपनी राजनीति सेंकते हैं, तो मैं कहता हूं कि जहां तक पीडीए की बात है या जातिवार जनगणना की बात है, तो सही है, इस मुद्दे पर लड़ाई होनी चाहिए, प्रमुख मुद्दा है आपका, परंतु आप उस वर्गों को भी आप तोड़ने का और उन वर्ग में भी सेंधमारी करने की आपको आवश्यकता है, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक है, और वो नाराज हैं, कहीं न कहीं अंदर वो नाराज हैं। जिस तरह की मौजूदा हालिया परिस्थितियां हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो नाराज हैं, और उन्हें विपक्ष को जो है साधने की आवश्यकता है।
और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्ष को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। आपको रणनीति का सामना करना पड़ेगा, आपको उनसे बेहतरीन रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको उनसे अधिक मेहनत करना पड़ेगा, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप कैसे उनसे बेहतर हैं। अभी इंडिया गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन से लड़ने का जो लोकसभा चुनाव में अपना एक बड़ा घटक दल तैयार कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत वर्षों से थर्ड फ्रंट या एंटी कांग्रेस भी बहुत सारे गठबंधन हुए, तो ये गठबंधन अधिकतर देखा गया तो सफल नहीं हुआ। कारण ये है कि सबकी कहीं न कहीं कोई आस उम्मीद है। सभी पार्टियों की अलग अलग अपनी अपनी एक एजेंडा होता है, सब हर पार्टी अपने एजेंडे पे काम करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो दल, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल, जो दल जिस स्थान पे, जिस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, वह दल वहां अकेले लड़े। इंडिया गठबंधन के दायरे में जो भी आता हो, तब वो भाजपा का या एनडीए का अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। यह चीजें समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है कि तो सभी 80 की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, और बाकी जितने भी दल बचे भाजपा को छोड़, सभी उनका सहयोग करें। और सहयोग ऐसे ही नहीं, उसमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरीके से सहयोग करना पड़ेगा। आपको लामबंदी करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के घर जाना पड़ेगा, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम किस तरह से आपके लिए उपयुक्त हैं। खैर, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां समाज को एक बड़े और गंभीर वार्तालाप की तरफ ले जा रही हैं, सोचने को मजबूर कर रही हैं, और हमें आपको विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रोफेसर थे वो, लेकिन उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से, तथ्यात्मक ढंग से सही चीजों को हमारे और आपके बीच लाने का प्रयास किया, तो वहां उनकी नौकरी छीन ली जाती है। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। दमनकारी नीति है सरकारों की। उत्तर प्रदेश में सारे होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, अब होर्डिंग नहीं लगेंगे, तो लोग जो सस्ते में अपना संदेश पहुंचा देते थे, वो भी उसकी संदेश जाएगा, लेकिन उसके लिए अब दूसरे तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा, और विपक्ष को हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, स्वयं भी और जनता को भी। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की जागरूक रहिए, होशियार रहिए, समझदार रहिए। जय हिंद।